नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अतुल समैया, जो बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अतुल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो अगर मैं शुरुआत करूं इस कार्यक्रम की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमारे नंबर जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, उन पे कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर अतुल समैया से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, आपसे पूछती हूँ कि कैंसर क्या होता है? देखिए, लोगों को इसको लेकर काफ़ी भ्रम है कि कैंसर एक्चुअली क्या है। कैंसर एक तरह से 100 बीमारियों का एक समूह है जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर हमारे जो बॉडी या हमारे शरीर की जो खुद की सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं की वजह से होता है। कोई बाहर से किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई बाहर जो अटैक या आक्रमण है उससे नहीं होता है। जब नॉर्मली हमारी जो बॉडी में एक इक्विलिब्रियम होता है, एक समन्वय चलता है, कुछ नई सेल्स बनती हैं, कुछ पुरानी सेल्स डेड होती हैं और इस तरह से एक समन्वय चलता रहता है जी। किन्हीं कारणोंवश यदि ये समन्वय खराब हो जाता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसकी वजह से जो हमारी खुद की सेल्स हैं उनकी एक्सेस ग्रोथ होने लगती है या ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। यह वृद्धि जब भी होती है तो एक ट्यूमर या रसोली का रूप ले लेती है जी। और जब ये रसोली कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें ये क्षमता होती है कि अपनी जगह को छोड़कर रक्त के माध्यम से शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर जमा हो जाती है और वहाँ पर भी ये नई ग्रोथ या नई गठान पैदा करती है। इस तरह से कैंसर हमारी खुद की एबनॉर्मल सेल्स होती हैं। हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो किसी वजह से अपना कंट्रोल लूज कर चुकी होती हैं। इस तरह की सेल्स होती हैं और जो अपनी जगह पर भी बढ़ती हैं और शरीर में किसी भी हिस्से में जाके उस हिस्से को क्षतिग्रस्त करके वहाँ पर भी ये ग्रोथ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आज देश में महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, यदि हम कुछ सालों की या कुछ डेकेड 2 डेकेड पहले की बात करते हैं तो जो सर्वाइकल कैंसर है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होता था महिलाओं में। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर। किंतु धीरे धीरे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों का शहरीकरण हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है या प्रजनन बिहेवियर है जो उसमें बदलाव आ रहा है, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर अब जो हिंदुस्तान के लगभग सारे बड़े शहर हैं वहाँ पर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। और इसकी जो मुख्य वजह है वो है एक अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में बदलाव। यदि हम इसको आसान भाषा में समझाना चाहें कि शहरीकरण की वजह से महिलाओं की जो शादी है वो लेट एज में मैरिज होने लगी है और जब लेट एज में मैरिज होती है तो प्रेगनेंसी भी लेट होती है। यदि किसी महिलाओं को 28 साल के बाद पहली प्रेगनेंसी होती है तो वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ावा देती है। इसी तरह नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले बहुत सारे होते थे, इसकी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम होता था। किंतु अब चूँकि लोगों में अवेयरनेस भी है और 1 या 2 बच्चों का चलन है, तो जब बच्चे कम होते हैं तो ईस्ट्रोजन का एक्सेस महिलाओं में बहुत होता है और जिसकी वजह से जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर है उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम या ड्यूरेशन कम होता है, जो स्पेशली यदि ब्रेस्ट जो फीडिंग है 6 महीने से 1 साल से कम होती है, तो ऐसी महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन की वजह से जो एजुकेशन आई है उसकी वजह से लेट एज में मैरिज होती हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी लेट होती है, नंबर ऑफ़ किड्स कम होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कम होने की वजह से एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क यहाँ पे आया है। इसके अतिरिक्त इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, हमारे खान पान को लेके जो केमिकल्स हैं खान पान में और फसल में जिस तरह से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हो रहा है, इन सब वजह से भी कहीं ना कहीं कैंसर की रिस्क बढ़ गई है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें शुरुआती लक्षणों की, तो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण हैं सामान्य तौर पर बहुत ही आसान होते हैं और इस कैंसर को शुरुआती अवस्था में पकड़ा भी जा सकता है। यदि किसी भी महिला के स्तन में कोई गठान है, ये गठान बढ़ रही है या इसके अतिरिक्त बगल जो कांख होती है, एक्जिला होती है, वहाँ पे गठान है, स्तन की जो स्किन है, जो चमड़ी है,
वो संतरे के छिलके के समान हो गई है, या कोई गठान है जिसकी वजह से निपल से ब्लड या लाल रंग का डिस्चार्ज आ रहा है। इसके अतिरिक्त निपल इरोजन हो गया है, यानी कि छाला हो गया है, घाव बन गया है। तो ये सारे लक्षण स्तन कैंसर के हो सकते हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया गठानों का, तो क्या ब्रेस्ट में होने वाली सभी गठाने कैंसर हैं? जी नहीं, इसको लेके काफ़ी लोगों में भ्रम होता है और इसी वजह से कई बार लोग सही समय पर कंसल्ट नहीं करते हैं। स्तन में होने वाली लगभग 80% गठाने कैंसर नहीं होती हैं। मात्र 20% गठाने ही जो लंप हैं वो कैंसर होते हैं, और लोग कई बार इसकी वजह इग्नोर करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि कैंसर के जो शुरुआती अवस्था होती है, जो शुरुआती गठाने होती हैं, इनमें दर्द नहीं होता है, और इसकी वजह से भी कई लोगों को लगता है कि चूंकि दर्द नहीं है इसलिए कैंसर नहीं हो सकता है, और लोग इसको इग्नोर करते हैं या सही समय पर इलाज या जांच नहीं कराते हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशंस होते हैं, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है या लक्षण होता है, वो लंप या ब्रेस्ट में गठान होना होता है, और इसकी वजह से ही ज़्यादातर लोग कंसल्ट करते हैं। पर यदि किसी महिला को स्तन से जो स्तन के निपल से यदि लाल रंग का या हरे रंग का कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो इसे कोई भी इग्नोर नहीं करना है। तो अगर कहें कि गठान कैंसर की है या नहीं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो गठान कैंसरस है या नॉन कैंसरस? हाँ, देखिए, इसके लिए जो सेल्फ जजमेंट सबसे खतरनाक होता है। यदि लोग खुद डिसाइड करने लग जाते हैं कि ये कैंसर और बिना कैंसर की गठान है, तो इसमें कई बार लेट होते हैं। और हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो 2 साल 3 साल से गठान लेकर घूम रहे होते हैं, और उनको लगता है चूँकि दर्द नहीं हो रहा था इसलिए कैंसर की गठान नहीं है। तो पहला तो ये है कि दर्शकों से निवेदन है कि खुद जज ना बने, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन है, प्रेफरेबली सर्जन्स के पास जाना चाहिए। जो सर्जन्स होते हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से जज कर सकते हैं कि क्या संभावना है ये कैंसर की गठान है या ये नॉर्मल दूसरी तरह की गठाने हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन या जजमेंट से हम काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेट या डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैंसर की गठान हो सकती या नहीं हो सकती। इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे कॉमनली है सोनोग्राफी और मेमोग्राफी, और उसके बाद आता है बायोप्सी। तो ये जब तीनों टेस्ट होते हैं तभी हम ये कंफर्म करते हैं कि ये अमुक गठान कैंसर की है और ये कैंसर की गठान नहीं है। तो पहले तो ये है कि जो क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है, उसको जज करें। उसके बाद मेमोग्राफी या सोनोग्राफी कराएं, कई बार दोनों कराना पड़ता है, और फिर आवश्यकता अनुसार बायोप्सी कराएं। तभी हम एक डिटरमाइन करते हैं या निश्चित करते हैं कि ये कैंसर है और ये कैंसर नहीं है। जो हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन लगा के डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बायोप्सी का जिक्र किया है आपने, तो बायोप्सी क्या होती है और इससे कैंसर फैलने का डर होता है या नहीं होता है? हाँ, देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बायोप्सी को लेके समाज में बहुत सारे भ्रम हैं, और ये जो भ्रम है कई बार क्वैक्स और नीम हकीम खतरे की जान इनके द्वारा फैलाया जाता है। किसी भी कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है वो बायोप्सी के माध्यम से होता है। बिना बायोप्सी के हम कैंसर को 100% कैंसर है कि नहीं ये नहीं बता सकते हैं। तो बायोप्सी एक कई तरह से होती है। एक होती है नीडल बायोप्सी, एक होता है इंसिजन बायोप्सी, और एक होती है एक्सिजन बायोप्सी। तो जो सबसे कॉमनली हम लोग प्रयोग करते हैं, सबसे कॉमनली कैंसर जो पेशेंट्स के लिए की जाती है, वो कोर नीडल बायोप्सी होती है। कोर नीडल बायोप्सी में एक पेन की तरह नीडल होती है जिससे बायोप्सी की जाती है, और ये ओपीडी बेसिस पे किया जाता है। इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होती है। 10 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है और सिंपल प्रोसेस है। दूसरा बायोप्सी होता है इंसिजन बायोप्सी। इंसिजन बायोप्सी में या पंच बायोप्सी में हम एक टिश्यू, जो अल्सर होते हैं, जो छाले होते हैं, जो बाहर से दिखते हैं, एक छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर पंच लिया जाता है। और फिर आता है एक्सिजन बायोप्सी का। एक्सिजन बायोप्सी सामान्य तौर पर कैंसर मरीजों में नहीं की जाती है, क्योंकि कैंसर मरीजों में एक्सिजन बायोप्सी के बाद दोबारा सर्जरी की आवश्यकता होती है, और एक्सिजन बायोप्सी के लिए एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत होती है। तो जो सबसे कॉमनली बायोप्सीज हम लोग करते हैं वो कोर्नेडल बायोप्सी और पंच बायोप्सी करते हैं, और इन बायोप्सियों से कोई कैंसर फैलने का खतरा नहीं होता है। लोगों में लगभग ये धारणा है कि जब भी बायोप्सी कराते हैं उससे कैंसर तेज़ी से फैलने लगता है, और बायोप्सी के बाद तुरंत 2 दिन 3 दिन के अंदर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो ये धारणा गलत तरीके से फैलाई गई है, और इसकी मुख्य वजह मैं मानता हूँ कि क्योंकि कई बार हमें देखने से लगता है या
कैंसर है वो बायोप्सी में नहीं निकलता है। ये नीम हकीम और जो कैक्स हैं, उस तरह की बीमारियों को जो कैंसर नहीं होती हैं, किसी और वजह से गठाने होती हैं जो समयबद्ध कई बार अपने आप ठीक भी हो जाती हैं, उनको कैंसर लेवल कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमने कैंसर को ठीक कर दिया है। एक्चुअली में वो कैंसर कभी होता नहीं है। इसलिए बायोप्सी को लेके समाज में ये भ्रम या डर फैलाया जाता है कि बायोप्सी ना कराएं, बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। बिना बायोप्सी के किसी भी कैंसर का इलाज नहीं किया जाता, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया 100 तरह की बीमारियों का एक रूप है कैंसर। तो कैंसर कहाँ का है, किस जगह का है, कौन से टाइप का है, तो उसके हिसाब से कैंसर का जो इलाज है अलग अलग हो सकता है। कुछ कैंसर्स होते हैं जहाँ पे हमें रेडिएशन देना होता है, कुछ कैंसर होते हैं जहाँ पे सर्जरी पहले की जाती है और कुछ कैंसर्स होते हैं जहाँ कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये निर्भर बायोप्सी की रिपोर्ट पर होता है। इसलिए कैंसर निदान में, कैंसर डायग्नोसिस में बायोप्सी अत्यंत आवश्यक होती है। जी डॉक्टर साहब, और अगर बात करें मेमोग्राफी की, तो उसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां होती लोगों के मन में। मेमोग्राफी क्या होता है? हाँ देखिए, मेमोग्राफी एक बेसिक एक्सरे टेस्ट होता है, एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है जिसके माध्यम से जो स्तन है उनके एक्सरे किए जाते हैं और उसके अंदर यदि कोई गठान है, जो ब्रेस्ट कैंसर की गठान है, लगभग हमारे महसूस होने के 1 साल पहले तक हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेमोग्राफी और बहुत ही सेफ एक्सरे होते हैं और लोगों को ये भ्रम भी रहता है मेमोग्राफी करने से रेडिएशन होता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत ही लो डोज रेडिएशन होता है और एक चेस्ट एक्सरे से लगभग 25% रेडिएशन रहता है, मतलब एक एक्सरे में उससे 4 गुना रेडिएशन मिलता है, जबकि मेमोग्राफी में उससे 1/4 मिलता है। तो और दूसरा एडवांटेज इसका ये रहता है, जो मैंने कि बताया, कि इसको हम पहले जो कैंसर है उसको बहुत समय पहले, लगभग 1 साल पहले पता कर सकते हैं कि ये गठान या ये जो लीजन मेमोग्राफी में दिख रहा है आगे चल के कैंसर में बदल सकता है। तो हम 1 साल पहले उसका ट्रीटमेंट या इलाज शुरू कर सकते हैं। दूसरा, मेमोग्राफी को लेके एक और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, और कई बार हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी ये अवेयरनेस नहीं है। जो लगभग 35-40 साल से कम उम्र की महिलाएं होती हैं, उनमें मेमोग्राफी कई बार कैंसर होते हुए भी नेगेटिव आता है। और इसकी वजह होता है कि ब्रेस्ट का जो ब्रेस्ट टिश्यू या डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो छोटी गठाने हैं और कई बार बड़ी गठाने भी उसमें छिप जाते हैं। इसलिए सोनोग्राफी उसके साथ होना आवश्यक होता है। तो मेमोग्राफी के साथ सोनोग्राफी जब साथ में कराते हैं तब कैंसर डिटेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बजाय मेमोग्राफी अकेले करने के। और कभी कभी ऐसा देखने में आता भी है कि कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मेरे को लग रहा था, मैंने मेमोग्राफी कराई, मेमोग्राफी नॉर्मल थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और अब 2 साल बाद आप बोल रहे हैं कि कैंसर हो गया है। तो ये मेमोग्राफी का लिमिटेशन है कि लगभग 4 से 5% कैंसर उसमें पता नहीं चलते हैं, पर 95% कैंसर को हम मेमोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर कैंसर डिटेक्ट हो चुका है तो जब ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन होता है तो क्या उसमें ब्रेस्ट रिमूव करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल नहीं। ये भी धारणा बहुत गलत है कि यदि स्तन कैंसर हो गया है तो महिला के लिए स्तन निकालना ज़रूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति पहली या दूसरी अवस्था के कैंसर में डायग्नोसिस होता है तो ज़्यादातर केसेज में हम उनके स्तन को बचा लेते हैं। केवल 3rd स्टेज का जो कैंसर होता है उसमें स्तन कैंसर में 3rd स्टेज के कैंसर में स्तन निकालने की आवश्यकता होती है। प्रथम और द्वितीय अवस्था के कैंसर में ज़्यादातर मरीजों का स्तन बचाया जा सकता है और जिनके स्तन निकालने की ज़रूरत पड़ती है उनको नया बनाया जा सकता है। इसी तरह 3rd स्टेज के कैंसर जिनका रेडिएशन होना होता है, कीमोथेरेपी होनी होती है, उनको ये ऑप्शन हम देते हैं कि 2 साल के बाद हम स्तन को दोबारा बना सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और ये बिल्कुल धारणा गलत है कि स्तन निकालने से कैंसर ज़्यादा ठीक होता है और स्तन बचाने से वापस आने का रिस्क बढ़ जाता है। जो मेडिकल जर्नल्स हैं, जो स्टडीज हुई हैं, ये सब देखा गया है कि 20 साल के बाद भी यदि हम 100 महिलाओं का स्तन बचाते हैं, 100 महिलाओं का स्तन निकाल देते हैं, तो 20 साल बाद दोनों ग्रुप में कैंसर की वापसी के चांस बराबर होते हैं, ना कि स्तन बचाने वालों में ज़्यादा होते हैं। तो ये धारणा कहीं ना कहीं मन में जिन लोगों ने धारणा कर रखी है उनको निकाल देना चाहिए कि स्तन बचाने से कैंसर वापस आ सकता है और स्तन नहीं बचाया जा सकता है। और कई बार लोग बाग इसीलिए भी कंसल्ट नहीं करते हैं कि उनका स्तन निकल जाएगा और वो अपनी बीमारी को छुपा के रखते हैं। तो शुरुआत में पहल करेंगे, शुरुआती लक्षणों के साथ आएंगे तो स्तन को डेफिनेटली बचाया जा सकता है और जिसका जीवन के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, जो ये ऑपरेशन होता है उसमें कांख यानी एक्सिला की लिम्फ नोड्स को भी निकालते हैं और उससे कंधे में जकड़न, हाथ में सूजन, ऐसी कई समस्याएं आती हैं। क्या ये ज़रूरी है?
देखिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जो कांख होती है, गठा जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, वो कैंसर स्टेजिंग के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जो कैंसर है ये मान के चलते हैं कि स्तन से सबसे पहले एक्जिला में जाता है और वहाँ से दूसरी जगह स्प्रेड होता है। यद्यपि कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पे कैंसर कहीं पर भी फैल सकता है और एक्जिला में नहीं जाता हो, पर ये अपवाद स्वरूप होता है। तो कैंसर स्टेजिंग के लिए एक्सिलरी नोड्स की सैम्पलिंग या स्टेजिंग ज़रूरी होता है और उसके बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि कीमोथेरेपी की आवश्यकता है या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है। किंतु अब एक सेंटिनल लिम्फ नोड नई पद्धति है जो जिसकी वजह से हम एक्सिलरी नोड्स को सैंपल करते हैं। ये पहली नोड होती है, या एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर से जाने वाली पहली नोड होती है। यदि उस नोड को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको निकाल के जांच के लिए भेज देते हैं ऑपरेशन के समय, और उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट कहती है कि ये कैंसर से ग्रसित नहीं है, तो एक्सिलरी ग्लैंड्स को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। पर यदि उसके अंदर कैंसर की सेल्स पाई जाती हैं तो फिर एक्सिलरी डिसेक्शन या एक्सिलरी नोड्स को निकालना ज़रूरी होता है। तो जो शुरुआती जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, पहली और दूसरी अवस्था के कैंसर मरीज होते हैं, उनके लगभग 80% लोगों में हम कांख या एक्सिलरी डिसेक्शन को बचा सकते हैं और उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं एक्सिलरी डिसेक्शन के, उनसे बचा जा सकता है। आवश्यकता है कि प्रथम या द्वितीय अवस्था में सही समय पे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना और सही सेंटर पे कंसल्ट करना, क्योंकि आज भी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी लिमिटेड सेंटर्स पे हो रही है, जबकि जो गाइडलाइंस हैं क्लियर कट कहती हैं कि सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जहाँ नहीं होती है वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं होना चाहिए। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सारी गाइडलाइंस में ये आ गई ही हैं, और इसलिए पेशेंट्स जो अवेयर हैं वो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के बारे में ज़रूर बात करें अपने सर्जन से, अपने फिजिशियन से, और उसको उचित सलाह लें। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये इलाज के तरीके हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को इससे डरते हुए देखा है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन के नाम से लोग घबराते हैं। ऐसा क्या है इसमें? देखिए पेशेंट टू पेशेंट चॉइस रहता है, या पेशेंट टू पेशेंट जो परसेप्शन है वो अलग अलग होता है। कई लोग सर्जरी से घबराते हैं, कुछ लोग कीमोथेरेपी से घबराते हैं, कुछ रेडियोथेरेपी से घबराते हैं। इसकी अपनी वजह है। सर्जरी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, रेडियोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैंसर इलाज बिना साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं है, ये सभी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन साइड इफ़ेक्ट्स। जब भी हम जीवन की बात करते हैं, जीवन से संघर्ष की बात करते हैं, तो दुष्प्रभाव तो कुछ ना कुछ होते हैं। किंतु सबसे ज़्यादा आवश्यक इस बात की है कि लोगों को ये समझना होगा कि ये जो दुष्प्रभाव होते हैं ये सीमित होते हैं, सभी मरीजों में देखने नहीं मिलते हैं। हर मरीज अलग होता है, हर मरीज में जो दुष्प्रभाव होते हैं अलग तरीके से मिलते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं उनके कई लोगों के बाल चले जाते हैं और महिलाएं इसको लेके काफ़ी चिंतित होती हैं और वो कहती हैं हम अपने हेयर्स को, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है महिलाओं की हेयर्स, वो कहती हैं कि नहीं मैं कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहती। किंतु एक टेम्पररी है, जैसे ही कीमोथेरेपी ख़त्म होती है हेयर्स वापस आ जाते हैं, कर्ली हेयर्स और अच्छी क्वालिटी के हेयर्स आते हैं। तो ये टेम्पररी इफ़ेक्ट्स को हम परमानेंट ना माने। और रेडिएशन का भी इसी तरह है। रेडिएशन जैसे स्तन कैंसर में रेडिएशन उतना साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि मुंह के कैंसर या गले के कैंसर में साइड इफ़ेक्ट्स रेडिएशन के ज़्यादा होते हैं। तो ये निर्भर करता है किस एरिया में, किस मशीन से और किस टेक्निक या प्लानिंग के साथ दिया जा रहा है। तो ये प्लानिंग, टेक्निक, मशीन से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं रेडिएशन की प्लानिंग में। इसी तरह कीमोथेरेपी के समय भी जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है आपके साथ कितना सपोर्टिव है, इन सब पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और इन साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। और आज जो टेक्नोलॉजी है, चाहे कीमोथेरेपी की हो चाहे रेडियोथेरेपी की हो, काफ़ी एडवांस हो गई हैं और उनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो गए हैं। मैं पेशेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उनसे दूर ना भागें। उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपकी हर समस्या का निदान करेंगे, हर समस्या का जो भी समस्याएं होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब आप एक तौर से निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको अपने डॉक्टर्स के ऊपर, अपने क्लिनिशियन के ऊपर विश्वास हो जाता है, तो निश्चित तौर पर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी उतनी खतरनाक नहीं लगती है जैसा कि मन में विचार होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, मुकेश जी। जी मुकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी वाइफ को 1 साल पहले मैं वेदांता हॉस्पिटल में दिखा, तो इनके राइट साइड में गांठ है जी।
तो ये तो करने से उनका टेस्ट करवाया था, टेस्ट में तो कैंसर नहीं है बता रहे थे, लेकिन वो गांठ बढ़ रहा है और कोरोना के कारण वो गांठ का ऑपरेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो इससे कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, कोई भी गठान यदि बढ़ रही है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। और जो टेस्ट है एफएनएसी हुआ है या बायोप्सी, क्योंकि कई लोग आज भी एफएनएसी करते हैं जो सिरिंज से टेस्ट लिया जाता है, उसकी एक्यूरेसी कम होती है या उसके रिजल्ट्स इन्फीरियर होते हैं, इसलिए बायोप्सी का प्रावधान किया गया है और आजकल ब्रेस्ट कैंसर के लिए बायोप्सी मस्ट है। तो मैं नहीं जानता एफएनएसी हुआ है या बायोप्सी हुआ है। यदि ऐसा है तो बायोप्सी आप करवाइए और बायोप्सी के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको डॉक्टर से डिस्कस करिए। और दूसरा, यदि पहले बायोप्सी हुआ और उसमें कैंसर नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है फाइब्रोएडेनोमा। फाइब्रोएडेनोमा एक तरह का नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, पर ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, साल में 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ता है। तो ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, और यदि आपको लगता है तो जिनसे आपने कंसल्ट किया उनसे दोबारा कंसल्ट भी कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। यदि कैंसर है तो इसको ज़रूर है जल्दी कराने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक इसका प्रभाव देश पे या पूरे समुदाय पे रहेगा। इसलिए आप अपने मरीज की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें और कंसल्ट करें। तो मुकेश जी, मुझे लगता है कि आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर अतुल, आपसे अंत में जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि स्तन कैंसर जो है क्योरेबल कैंसर है, और यदि हम पहली और दूसरी अवस्था में इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो 70 से 80%, बल्कि 95%, 70 से 95% लोग ठीक हो जाते हैं। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, और इसको लेके जो लोगों में भ्रम फैला हुआ है उससे दूर रहिए। और यदि आपको कभी भी इस तरह की कोई धारणाएं या भ्रम है तो अपने जो क्लिनिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपके भ्रम और धारणाओं को दूर करेंगे, ना कि नीम हकीम या पड़ोसी से जो आधी अधूरी जानकारी के साथ आपसे बात करते हैं उनसे डिस्कस करिए। ज़रूरत इस बात की है कि आप जागरूक बने। जागरूक बनने के लिए हर महिला को 25 साल के बाद हर माह में एक बार माहवारी समाप्त होने के पश्चात ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन या स्वयं स्तन परीक्षण के आपको वीडियो, फ़ोटो आराम से इंटरनेट में मिल सकते हैं। अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, और आपको कहीं भी लगता है कि कोई गठान है या पिछले महीने से कोई अंतर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और स्तन कैंसर को शुरुआत या प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोसिस करके उसका पूरा इलाज कराइए, और इस तरह से आप ज़्यादा लंबे समय तक कैंसर से मुक्त रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। जी, धन्यवाद। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।